गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षक संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञान मॉडल पेपर 14 के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध अवश्य पाया जाए उन्हें कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं संयोजी तत्व, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसका सही आंसर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बाद कम से कम एक द्विबंध पाया जाए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इनमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर एथेन। इनमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसका सही आंसर है मीथेन, क्योंकि इसमें एकल बंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? इनमें से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? आपका ऑप्शन है नमक में, रोटी में, कोयले में या फिर पेट्रोल में। इनमें से कार्बन किस में नहीं पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है नमक, क्योंकि इसका सूत्र होता है NaCl। अगला प्रश्न है आपका, खाना बनाने वाली गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? खाना बनाने वाली गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ब्यूटेन। खाना बनाने वाली गैस में ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, अयस्क से धातुमल को पृथक करने की विधि कहलाती है? अयस्क से धातुमल को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है धातु विज्ञान, धातुकर्म, पृथकीकरण या फिर सांद्रण। तो बच्चों इसका सही आंसर है सांद्रण। ऐसी क्रिया है जिससे अयस्क से धातुमल अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एल्युमिनियम तथा लोहे के दो टुकड़ों का भार क्रमशः 50 ग्राम तथा 70 ग्राम है। दोनों टुकड़ों का आयतन समान है। एल्युमिनियम के टुकड़े को जब पानी में डुबोया जाता है तो भार में कमी 12 ग्राम की प्रतीत होती है। अब लोहे के टुकड़े को धागे से लटकाकर पानी में लटकाने पर उसके भार में कितनी कमी आएगी? आंसर है आपके 20 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम या इनमें से कोई भी नहीं। तो कितने भार की कमी आएगी? तो बच्चों सही आंसर है 12 ग्राम का। क्यों होगी? क्योंकि देखिए एल्युमिनियम और लोहे दोनों का ही जो आयतन है वो बराबर है। भार अलग अलग है लेकिन आयतन बराबर है, इसलिए दोनों में उत्प्लावन बल बराबर लगेगा। तो इसलिए जब एल्युमिनियम में 12 ग्राम की कमी हो रही है तो लोहे में भी 12 ग्राम की कमी होगी। अगला प्रश्न है, चाकू को रेत पर धार का क्षेत्रफल कम करने पर क्या चीज़ अधिक डलती है? क्षेत्रफल, शक्ति, बल या दाब? जब हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो क्या चीज़ बढ़ जाएगा? तो बच्चों सही आंसर है दाब। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? एक भी नहीं, कई, एक या फिर 2? तो बच्चों सही आंसर है इसमें 2। जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से दाब का मात्रक क्या है? तो बच्चों सही आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि न्यूटन होता है बल का और वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाती हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं, लेकिन इनका पुनः प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे प्लास्टिकों को क्या कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हों और ठंडी करने पर कठोर, लेकिन इनका फिर से प्रयोग ना किया जा सके। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सी प्लास्टिक ऐसी है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडी करने पर कठोर हो जाती है? तो बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडी करने पर कठोर होती है, लेकिन इनका पुनः प्रयोग करना संभव नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग। एक बार सेट हो गई तो सेट हो गई, फिर से इसे सेट हम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ाने पर वायुमंडल दाब हो जाता है। समुद्र तल से ऊपर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अपरिवर्तित, अधिक, कम या पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा? इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो बच्चों सही आंसर है कम। समुद्र तल से ऊपर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो धातुएं हवा में गर्म करने पर भी ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, हवा में गर्म करने पर भी ऑक्सीकृत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अधातु, स्थायी धातु, उत्कृष्ट धातु या फिर अक्रिय धातु। तो बच्चों इसका सही आंसर है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु हवा में गर्म करने पर ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्कृष्ट धातु हैं, इनमें से उत्कृष्ट धातु कौन सी हैं? चांदी, सोना, प्लेटिनम या फिर उपयुक्त सभी? चांदी, सोना, प्लेटिनम या उपयुक्त सभी? तो बच्चों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीनों ही उत्कृष्ट धातु हैं। गर्म यानी जलाने पर ये ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पायरोसाइट अयस्क है। पायरोसाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, तांबे का, आयरन का या फिर मैग्नीज का? इनमें से पायरोसाइनाइट किसका अयस्क है? तो बच्चों सही आंसर है इसका मैग्नीज का। पायरोसाइनाइट मैग्नीज का अयस्क है। ऐसे ही और अयस्क भी आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर स्थापित है, तो तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? धारा का मान पूछा है। 2 एम्पियर, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर या कोई धारा नहीं बहेगी। तो बच्चों इसका सही आंसर है 1 एम्पियर, क्योंकि I बराबर होता है V/R और दोनों का मान 2-2 है, इसलिए आंसर आया 1। समुद्र तल पर तापमापी का मान कितना होगा? ऑप्शन है 74 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 76 मीटर या फिर 120 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। समुद्र तल पर दाबमापी का मान। तो बच्चों सही आंसर है 10 मीटर। समुद्र तल पर दाबमापी का मान 10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है आपका, उच्च ताप पर पकाई हुई मिट्टी को कहते हैं। उच्च ताप पर पकाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है बोरोसिल, कांच, मृत्तिका या फिर बर्तन।
तो बच्चों इसका सही आंसर है मृत्तिका। उच्च ताप पर पकाई जाने वाली मिट्टी मृत्तिका कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या फिर ओम। तो बच्चों सही आंसर है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति आपके ऑप्शन है मेंडल, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर हुगो डी व्रिज ने। तो बच्चों सही आंसर है इसका लेमार्क। लेमार्क ने उस उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। खिड़कियों में प्रायः किस तरह का कांच लगता है? कौन सा कांच लगता है खिड़कियों में? आपके ऑप्शन है फ्लिंट कांच, जटिल कांच, साधारण या मृदु कांच या फिर कठोर कांच। तो बच्चों इसका सही आंसर है साधारण या मृदु कांच हमारी खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में हम प्रयुक्त करते हैं। हम कौन सा लेंस चश्मे में प्रयोग करें दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभ्योत्तल लेंस या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में टिड्डी दल के आक्रमण के पश्चात किसके आसार बढ़ जाते हैं? टिड्डी दल के आक्रमण के पश्चात किस चीज के आसार बढ़ जाते हैं? ऑप्शन है अकाल, मृदा अपरदन, कुपोषण या भुखमरी। तो बच्चों इसका सही आंसर है अकाल। टिड्डी दल के आक्रमण के पश्चात उस क्षेत्र में अकाल पड़ने का आसार रहता है। अगला प्रश्न है आपका, जानवरों के पेट में गैस हो जाने की बीमारी कहलाती है। ऑप्शन है अफरा, खुरपका, मुंहपका या फिर गैस। तो बच्चों इसका सही आंसर है अफरा। यदि जानवरों के पेट में गैस बन जाती है तो उस बीमारी को अफरा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फलदार वृक्षों को लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? आपके ऑप्शन है अप्रैल, जुलाई, दिसंबर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से फलदायक वृक्षों को लगाने का समय कौन सा सही होता है? तो बच्चों सही आंसर है जुलाई। जुलाई में फलदार वृक्षों को लगाने का सबसे सही समय माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, असली शहद की पहचान क्या है? असली शहद की पहचान क्या है? मक्खी गिरकर निकल जाएगी, कुत्ता नहीं खाएगा, आंखों में लगेगी या उपयुक्त सभी। इनमें से असली शहद की पहचान क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि यदि इसमें कोई मक्खी पड़ जाएगी तो वो निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं इसमें, और कुत्ता इसे नहीं खाता है, और आंखों में लगाने पर यह थोड़ा सा लगता है। अगला प्रश्न है आपका, बागों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है आपके ड्रिप सिंचाई, थाला विधि, सतही सिंचाई या फिर फुहार विधि।
तो बच्चों इसका सही आंसर है ड्रिप सिंचाई। बागों में सिंचाई करने की सर्वोत्तम विधि ड्रिप सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑप्शन है आपके रोजगार कृषि, आय कृषि, निर्वाह कृषि या खेती बाड़ी। तो बच्चों सही आंसर है इसका निर्वाह कृषि, क्योंकि ये स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, रबी की फसल है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? धान, चना, गेहूं या गेहूं और चना दोनों। तो बच्चों सही आंसर है इसका गेहूं और चना दोनों। गेहूं और चना दोनों ही रबी की फसल होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन है आपके गन्ना, कपास, गन्ना और कपास दोनों या फिर आलू। इनमें से नकदी फसल कौन सी है? तो बच्चों गन्ना और कपास दोनों ही नकदी फसलें हैं, क्योंकि इन्हें अर्न करने के लिए यानी रुपए कमाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या शास्त्री माल्थस ने के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि हो रही है अंकगणित और ज्यामितीय क्रम में, सदैव अंकगणितीय क्रम में, कभी कभी अंकगणितीय क्रम में या फिर ज्यामितीय क्रम में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है कि जनसंख्या शास्त्री माल्थस के अनुसार। तो बच्चों सही आंसर है ज्यामितीय क्रम में। जनसंख्या शास्त्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में वृद्धि कर रही है। अगला प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को किसके सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसकी सहायता से कर सकते हैं? ऑप्शन है बैटरी, सेल, जनित्र या उपयुक्त सभी। तो बच्चों सही आंसर है जनित्र से। जनित्र ऐसा यानी जनरेटर एक तरह से समझ लीजिए कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी चुंबक में चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक कहाँ होती है? चुंबकीय शक्ति एक चुंबक में कहाँ सबसे अधिक होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र में, चुंबक के ध्रुवों पर, चारों तरफ या फिर अंतिम छोर पर। इनमें से चुंबकीय तो बच्चों चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला में हम किसका निर्माण कर सकते हैं? निम्नलिखित में से प्रयोगशाला में हम किसका निर्माण कर सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, जीवाणु व विषाणु दोनों का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। प्रयोगशाला में हम किसका निर्माण कर सकते हैं? तो बच्चों सही आंसर है विषाणु। विषाणु प्रयोगशाला में निर्माण किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फफूंदी से बनाई जाती है। इनमें से क्या चीज फफूंदी से बनाई जाती है? पेनिसिलिन, ईस्ट, ब्रेड या फिर शराब फफूंदी से बनाई जाती है। तो बच्चों सही आंसर है पेनिसिलिन फफूंदी से बनाई जाती है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, सिलिया द्वारा गति करने वाली
एक कोशिकीय वनस्पति है? ऑप्शन है युगलिना, क्लोमिडोमोनास, शैवाल या फिर प्रोटोजोआ। इनमें से सिलिया द्वारा गति करने वाली एक कोशिका कौन सी हैं? तो बच्चों सही आंसर है क्लेमिडोमोनास। एक कोशिकीय जीव हैं जो सिलिया द्वारा गति करती हैं। तो बच्चों ये अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा जूनियर के लिए पूछे जा सकने वाले कुछ क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।